न्यूज नेशन पर दिग्विजय जी मौजूद हैं और जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की बात तो हम लोगों ने काफी कर ली। अब जरा राहुल जी की बात कर लेते हैं। राहुल जी के बारे में विख्यात होता चला जा रहा है कि वो विलुप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब जरूरत होती है तब वो दिखाई देते हैं, पार्टी को जरूरत होती है तथाकथित तौर पर, और उसका एकदम गायब नदारद हो जाते हैं? ऐसा क्यों? कुछ लोगों को मजा आता है अपनी शक्ल दिखाने में, अपना चेहरा दिखाने में, कुछ को नहीं लगता है अच्छा। अगर राहुल गांधी जी अपना काम से काम रखते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं और जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है अगर वो जिम्मेदारी को ज्यादा निभाते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं देते हैं लोकसभा में भी, बहुत ज्यादा उनकी बातें वहां भी नहीं दिखाई देती हैं। एक सांसद होने के नाते कम से कम उनकी उपस्थिति अहम मुद्दों पर सांसद के तौर पर दिखाई तो देनी चाहिए। जब भी मौका आया है उन्होंने संसद में अपना भाषण दिया है, साथ में उनको जिम्मेदारी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने संगठन की सौंपी हुई थी जी। युवक कांग्रेस और छात्र संगठन की जिम्मेदारी उनके पास है और एक अनहोनी उन्होंने करके दिखा दी। इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी में छात्र संगठन और युवा संगठन का कभी चुनाव नहीं होता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की युवक कांग्रेस और छात्र संगठन दोनों में निष्पक्ष चुनाव कराए। भारतीय जनता पार्टी और तमाम विरोधी दलों का ये आरोप है कि राहुल गांधी दरअसल समझ नहीं पाते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसी की जानी चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए। उनको जो ब्रीफ किया जाता है उसी पर बात करते हैं और अगर उससे दाएं बाएं पूछो या दाएं बाएं कहने की बात आती है तो इसलिए चुप रहते हैं, इसीलिए लोकसभा में भी कुछ नहीं कहते। भाजपा का आरोप लगाने की तो उनकी आदत में है। मैं आपको ले जाता हूं जो सीआईआई का उनका एक कि यहाँ पे भाषण हुआ था जी, जहाँ पूरे देश के कॉरपोरेट सेक्टर को उन्होंने एड्रेस किया था। वहाँ एक्सटेम्पोर बोले थे, कोई लिखित उनका भाषण नहीं था। कहा गया कि राहुल गांधी ने दरअसल उस मीटिंग के उस संबोधन की बात की जाए तो वो ठीक उसके बाद इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी उससे पहले एसआरसीसी में जबरदस्त वाहवाही लूट चुके थे। तो नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए आप जैसे एडवाइजर्स ने उन्हें उस मंच पर खड़ा कर दिया। एसआरसीसी में जितना झूठ नरेंद्र भाई बोले हैं उसको हम लोग उजागर धीरे धीरे अब करने वाले हैं। लेकिन इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी का भाषण और राहुल गांधी जी के भाषण का विश्लेषण करिए जी, तो विजन कहां है? विजन राहुल गांधी का विजन जो है ग्लोबल है, देश का है। नरेंद्र मोदी का विजन गुजरात तक सीमित है और गुजरात में भी उन्होंने कह दिया कि यूरोप में भिंडी गुजरात की खाई जाती है, लिज्जत पापड़ गुजरात में बनते हैं। कह दिया कि दूध जो है वो गुजरात में आनंद सबसे ज्यादा उत्पादन दूध का वहीं होता है, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा में होता है। फैक्ट्स ये हैं। तो ये कई ऐसे इश्यूज हैं, जबकि भिंडी सबसे ज्यादा पैदा आंध्र प्रदेश में होती, गुजरात में पैदा नहीं होती। लिज्जत पापड़ बनना चालू हुए मुंबई में जी, ना कि गुजरात में। तो ऐसे उनके भाषण जो है, और आज भी जितने भी आपके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हैं उसमें गुजरात टॉप में एक में भी नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का परसेंटेज इज लेस देन 15%। अच्छा, एक बात बताइए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नरेंद्र मोदी को जितना चाहता है तथाकथित तौर पर, जो कि कहा जाता है कि मीडिया क्रिएशन है, राहुल गांधी को भी तो उतना ही चाहता है जी। लेकिन ऐसा एक बात बता दूं, वाइब्रेंट गुजरात में जो उनको महामंडित करते हैं वो वही लोग करते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। और बाकी लोग भी तो करते हैं जी, बाकी लोग भी तो करते हैं। हर कोई मानता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे ये बता दीजिए, अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है तो आज भी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गुजरात का नहीं है, हाईएस्ट एफडीआई गुजरात में नहीं है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम गुजरात की नहीं है। लेकिन राहुल गांधी में खूबी है क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? चुनाव न केवल वो जीतते हैं, जिताया भी है। अगर आप 2009 के बाद के देख लीजिए, एक कर्नाटक, मेरी बात क्यों नहीं, उत्तराखंड, उत्तरांचल, कर्नाटक, तो आप मान लीजिए वो तो आपकी बात सुन लीजिए, दिल्ली के भाग से चीका फूटा वाली। अजय जी एक बात सुन लीजिए,
2009 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, बिहार को छोड़कर हर चुनाव में कांग्रेस का वोट बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं। हम लोगों ने लगभग 112 या 13 सीटें हमने गेन की हैं और 91 सीटें भाजपा ने हारी हैं। अब आने वाले चुनाव के मद्देनजर जरा बात कर लेते हैं। बिहार एक नया टेस्ट केस बनता दिख रहा है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार आपके नेचुरल एलाई बन सकते हैं? मैं नीतीश जी को उनको चेतावनी देना चाहता हूं, कृपया करके बिहार में दंगा फसाद ना हो, इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि संघ पूरा इसी काम में अब लगा हुआ है। इस देश में नॉन बीजेपी रूल स्टेट में कैसा दंगा करवाएं, इसलिए सबसे बड़ा टारगेट उनके आज नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए उनको इस बात की सचेत कर देता हूं। नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है, सराहनीय कदम उठाया है। हालांकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड में रेलवे मिनिस्टर के समय वो जब थे तो उनका गोधरा कांड हुआ था, उस समय इस्तीफा नहीं दिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने साहसिक काम किया, उन्हें बधाई देते हैं। जहां तक एलायंस का सवाल है, एंटनी साहब की अध्यक्षता में कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है, जो 2014 के चुनाव में कौन सी पार्टी से समझौता करना उसका निर्णय करेंगे। समय कम है, इसलिए मैं एक रैपिड फायर टाइप का आपसे पूछना शुरू करता हूं। नेचुरल एलाइज की बात करते हैं। नीतीश कुमार नेचुरल एलाई हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? विचारधारा में है, लेकिन इसका निर्णय पार्टी करेगी। नवीन पटनायक? वो भी विचारधारा में है। आखिर उनके बीजू पटनायक साहब कांग्रेस में ही तो थे। ममता बनर्जी? वो तो कांग्रेस में ही थी, लेकिन आपसे जबरदस्त विरोध और अब आपके एकदम घुर विरोधी के तौर पर, तो उसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है। हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, पहले भी विरोध करती थी, उसके बाद भी विरोध कर रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ये निर्भर करेगा एंटनी साहब की कमेटी पर। शिवसेना आजकल लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातों को सामने रख रही है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी कि शिवसेना या एमएनएस दोनों में से किसी के साथ आपका सवाल ही पैदा नहीं। ये विचारधारा शिवसेना और एमएनएस के साथ हमारा कभी गठबंधन हो ही नहीं सकता। अब अगर हम दक्षिण के पार्टियों की बात करें, जगन रेड्डी के बारे में आपका क्या विचार है? जगन रेड्डी का तो दो डीएनए है, वो तो कांग्रेस का है जी। अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ प्रकरण हैं जी, उसमें उनको अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। और ऐसे में लेकिन वो नेचुरल लड़ाई बन सकते हैं। ये तो विचारधारा है, तो हमारी वो तो उनका डीएनए तो कांग्रेस का ही है भाई। अब जयललिता जी, क्या विचार है उनके बारे में? जहां तक जयललिता जी AIADMK और डीएमके का सवाल है, समय समय पर दोनों के साथ हमारे गठबंधन हुए हैं जी, तो ये एंटनी साहब तय करेंगे। लाभदायक कौन होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो इनका असेसमेंट तो एंटनी साहब कमेटी करेगी। लेकिन नेचुरल लड़ाई आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए आप भी राजनीति में हमारी सीधी सी बात है जी कि हमारी लड़ाई कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है, विचारधारा की लड़ाई है। जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, जिस विचारधारा ने बाबरी मस्जिद को गिराया, जिस विचारधारा ने इस देश में दंगे फसाद कराए, उसको हम लोग, उस फासिस्ट कम्युनल विचारधारा को हम देश पर हावी नहीं होने देंगे। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के दो दिग्गज मायावती, मुलायम सिंह, इन दोनों में से दोनों आपके साथ आ सकते हैं जो कि अभी आजकल आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, या इनमें से किसी एक के साथ आप पुख्ता तरीके से आना चाहेंगे? इन दोनों के साथ हमारी मौलिक विचारधारा की लड़ाई नहीं है। ये दोनों रीजनल पार्टीज हैं और रीजनल पार्टी होने के नाते रीजनल इश्यूज को लेकर ये चुनाव लड़ते हैं। दोनों का कोई नेशनल प्रेजेंस नहीं है और हम उनके आभारी भी हैं कि उन्होंने UPA 1 और UPA 2 में दोनों ने मिलकर हमारा साथ दिया है। UPA 2 में तो दोनों ने दिया है, पहले UPA 1 में मायावती जी का साथ नहीं रहा था हमारा इतना जितना कि अभी है। अब अगर बिहार की बात करें, एक बार फिर वापस ले जा रहा हूं आपको, एक तरफ नीतीश कुमार होंगे और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव हैं जो कि अभी भी आपके सहयोगी हैं। तो अगर नीतीश जी को आप साथ लेते हैं तो लालू जी गए, लालू जी के साथ लेते हैं तो नीतीश जी गए। ये सारा निर्णय हमारी कमेटी तय करेगी सारे एनालिसिस करने के बाद जी। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव हमारे ज्यादा डिपेंडेबल अलाय रहे हैं अभी तक जी। उन्होंने UPA 1 UPA 2 में सपोर्ट दिया है और UPA 1 2004 के चुनाव के पहले भी कांग्रेस का उन्होंने साथ दिया है। तो इसलिए आज की परिस्थिति में भी लालू जी का जो समर्थन हमको मिलता रहा है वो हमारे लिए अधिक है। दो सवाल हैं जिसमें से पहला सवाल में सीधे, जो परिस्थितियां बन रही हैं, इतना तो तय है कि किसी एक पार्टी को शायद पूर्ण बहुमत न मिल पाए, ऐसा लग रहा है अभी कम से कम साल भर पहले लोकसभा चुनाव से।
आप लोग गठजोड़ की सरकार बनाएंगे, तीसरे मोर्चे की संभावनाओं की तलाश हो रही है। ऐसे में वामपंथी दलों से क्या आप सहयोग कर सकते हैं? क्या वो आपके लिए सहयोगी बन सकते हैं? वामपंथी दलों से हमारी कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। सही पूछिए तो जहां तक हमारी लड़ाई कम्युनल फोर्सेस के साथ है, उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है जी। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और सीपीआई भी अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन खिलाफ नहीं है जी। पेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में हमारा मतभेद हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाइना को भी देखेंगे, वहां वॉलमार्ट पिछले 15 साल से वहां काम कर रहा है, और वही सीपीएम ने, सीपीआई ने वॉलमार्ट की एंट्री यहां बंद करने की बात की है। इसी का एक सप्लीमेंट्री मैं आपसे ले लेता हूं। गणित में आप माहिर हैं और सीटों के आकलन में आपसे बेहतर कांग्रेस पार्टी में शायद ही कोई नेता है। आपको क्या लगता है, 202 आज हैं आप इसके ऊपर जाएंगे 250, या आप 180 तक आ जाएंगे? ये आपको मैं उस दिन बता दूंगा जिस दिन वोट गड़ेंगे, उसके पहले बताना संभव नहीं है। लेकिन आपका आकलन क्या, आपका सिक्स सेंस क्या है? क्योंकि आप बहुत सटीक आकलन करते हैं और ये मैंने हमेशा पाया। मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। एक बात तो यह है कि नेशनल हमारे इलेक्शंस जो हैं, अब स्टेट स्पेसिफिक चुनाव हो गए हैं जी। जैसी स्टेट की पॉलिटिकल हालात होते हैं, उस तरह का लोकसभा के सीटें को नतीजा आ जाता है। तो उस हालात में अगर आप देखेंगे तो 2009 से अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा भाजपा से कहीं बेहतर है जी। 3 सरकारें वो खो चुके हैं और हम 3 सरकारें ले चुके हैं। एक भी कांग्रेस की सरकार हमने खोई नहीं है। तो स्टेट स्पेसिफिक अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप कम से कम जहां हैं उसके बहुत, अगर नीचे नहीं तो ऊपर ही जाना है? बड़ा मुश्किल है अजय जी कहना, लेकिन इतना जरूर है कि स्टेट्स में कितना ही आप लोग हमें बदनाम कर दें जी। आप लोगों से मेरा मतलब है कि ऑपोजिशन और फिर मीडिया भी उसमें काफी खेल करती है आजकल। मैं देख रहा हूं आप हम लोगों को काफी कट कर तो उसमें उस सब के बावजूद भी स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, ये वो करने के बावजूद भी कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है कहीं भी। चलिए फिर, यानी चुनाव से पहले आपसे एक बार फिर बात करेंगे। एक आखिरी सवाल, राहुल बनाम नरेंद्र मोदी, भविष्य का नेता कौन है आपकी नजर से? बात मैं फिर दोहराऊंगा, लड़ाई विचारधारा की है। भविष्य कौन सी विचारधारा इस देश में राज करेगी, प्रश्न इस बात का है। और क्या हम 2014 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देख सकते हैं? अगर देश की जनता ने हमें बहुमत दिया और हमें इस देश में राज करने का अवसर दिया, तो राहुल गांधी जी ने मना भी कभी नहीं किया है। हाँ, लेकिन हाँ भी नहीं करते ना, यही तो दिक्कत है। 2 लोगों की आप जब तुलना करते हैं, एक सत्ता हथियाने में पागल हुआ जा रहा है और दूसरा रिस्ट्रेंट दिखा रहा है, यही दोनों की पर्सनैलिटीज में फर्क है। दिग्विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए।